हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस के नए सेशन में। आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो कि क्लास 9 के हिंदी स्पर्श बुक का एक पार्ट है, उसके उस चैप्टर का हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड किया है। अब यह सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो हम लोग शुरू करते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ठीक है, तब ये जो है ये लोग पहुंच रही हैं बेस कैंप में। ये लोग पहुंचने वाली हैं, बछेंद्री पाल की जो टीम है। तो वो लोग बेस कैंप में पहुंचने से पहले उनको एक और मृत्यु की खबर उन लोगों को पता चली। जो है क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था, जलवायु मतलब क्लाइमेट अनुकूल नहीं था, फेवरेबल नहीं था। इसके कारण इन लोग को जो है रसोई करने में, खाना बनाने के लिए जो रसोइये आए थे, उनका जो एक असिस्टेंट था उसका डेथ हो गया। इन लोग को यह खबर मिली कि एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो ये लोग, इनकी टीम के लोग सोच रहे थे कि हम लोग इतने पॉजिटिव साइड में अभी नहीं है, पॉजिटिव कंडीशन में अभी नहीं है, आशाजनक स्थिति नहीं है। हम लोग होप नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा कंडीशंस आगे रहेगा। ठीक है, तो बछेंद्री पाल क्या बोल रही है कि मैंने पहले भी 2 बार एवरेस्ट के शिखर को देखा था, लेकिन कहाँ से, थोड़ी दूर से उन्होंने देखा था। बेस कैंप पर जब वह पहुंची तो उन्होंने एवरेस्ट पर्वत को अच्छी तरह से देखा और उसके अन्य श्रेणियों को भी देखा। ठीक है, उसके आसपास जो दूसरे पहाड़ थे उनको भी उन्होंने अच्छी तरह से देखा। यह पूरा आश्चर्य, भौचक्की होकर खड़ी देखती रह गई। मतलब पूरे आश्चर्य से आंखें खुली करके, बड़ी बड़ी आंखें करके यह देखती रह गई। और एवरेस्ट एक पर्वत शिखर था, एक और क्या था, लहोत्से था, और एक और क्या था, नुत्से था। ये तीनों पहाड़ियों ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। ठीक है, तो आसपास ये सारे पहाड़ थे, उनके बीच से यह जो नदी बह रही थी, बर्फीली नदी थी, ग्लेशियर का पानी बह के नदी बह रही थी, टेढ़ी मेढ़े रास्ते से होके आ रही थी, उसी को यह निहारती रही। ये वाह, ये कितना सुंदर दृश्य है, वह उसको देखती रह गई। अब ये बताती कि हिमपात होता क्या है, स्नोफॉल क्या होता है। तो वो कहती बर्फ के खंड, मतलब बर्फ का पार्ट्स जो है, बर्फ का पीसेस जो है, वो अव्यवस्थित रूप से गिरता रहता है। ऐसा नहीं कि लगातार गिर रहा है कि 1 घंटे गिरेगा कि इसी एरिया में गिरेगा, अव्यवस्थित रूप से। मतलब कभी भी गिर सकता है, कभी बड़ा हिमखंड गिर रहा है, कभी छोटा हिमखंड गिर रहा है, कभी यहाँ पे गिर रहा है, इस एरिया में ज्यादा हो रहा है, दूसरे एरिया में कम हो रहा है। मतलब कंटिन्यूअस वह होता रहता है। और कुछ उसका हम लोग पहले से सोच नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा पत्थर सब गिरेगा, इतने बड़े बर्फ के टुकड़े गिरेंगे कि इतने छोटे बर्फ के टुकड़े गिरेंगे। अव्यवस्थित रूप से बर्फ के खंड गिरते रहते हैं। और उनको जो है उनके टीम लीडर्स ने बताया कि टीम के अन्य जो शेरपा लोग थे, उन्होंने बताया कि ये जो ग्लेशियर से जो पानी बहती रहती है, ग्लेशियर पिघल पिघल के जो नदी के रूप में बहती रहती है, उसके कारण क्या है, देखिए ग्लेशियर से पानी बहती है वो एक दूसरा चीज है, पर ग्लेशियर बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है जो खुद भी स्लिप हो के धीरे धीरे ऊपर नीचे स्लिप करता रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ वह भी स्लिप होता रहता है जब वह पिघलने लगता है। तो ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। जो देखिए इतना स्नोफॉल हुआ है, तो पहाड़ पे एक मोटा लेयर स्नो का बैठा हुआ है। ठीक है, अब बड़ा सा ग्लेशियर स्लिप कर करके अगर आ रहा है, तो उसके कारण जो है वो पूरा स्नो जो लेयर है उसमें भी डिस्टरबेंस आ जाता है, उसमें हलचल आ जाता है। ठीक है,
और उसके कारण उसके साइड साइड में जो बड़ा बड़ा बर्फ का चट्टान है वो तुरंत गिर जाता है, तत्काल गिर जाता है। जब ग्लेशियर के बैलेंस से बर्फ में डिस्टर्बेंस आता है, बर्फ के लेयर्स में तब। और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अब बर्फ की चट्टान अचानक से गिर जाएगी और उसी समय कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, उसी के ऊपर चट्टान गिर जाएगी तो वह तो बर्फ में ही उसकी समाधि बन जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन ले लेता है अचानक से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे जो इतनी बर्फ की बड़ी सी चट्टान नीचे गिरेंगी धरातल में, मतलब नीचे जमीन पे जहाँ पे ये लोग खड़े हैं शिखर के फुट हिल्स पे, वहां पे वो जोर से गिरेगी। जैसे ही वो गिरेगी नीचे दरार आ जाएगा, मतलब क्रैक आ जाएगा वहां की जमीन में, और क्रैक आ जाएगा और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाना। क्या होगा? हिम विदर हो जाएगा। क्या है कि मान लीजिए आप एक पहाड़ में चढ़ रहे हैं, उसके साइड में दूसरा भी एक पहाड़ है और दोनों कनेक्टेड है, पर ऊपर से एक बर्फ का बड़ा सा चट्टान आएगा अगर, और बर्फ का बड़ा सा चट्टान आके वो दोनों पहाड़ के बीच वाली जगह पे अगर गिर जाएगा तो क्या होगा? वहां पे वह क्रैक कर देगा और उसके बीच में क्या बना देगा? एक पूरा बर्फ का खाई बना देगा। हाँ, हिम विदर बना देगा, एक बर्फ का पूरा खाई बन जाएगा। अब जो है, अब इनके लिए वहां पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब बर्फ की खाई बन जाएगी तो इनके लिए चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दरार बन जाएगी तब, है ना। ये लोग जिस जगह से चढ़ रहे हैं मान लीजिए उसी के पास जमीन पे चट्टान गिरी और उसने बड़ी सी दरार बना दी। अब ये ना उसके आगे जा सकते हैं ना ये उसके पीछे जा सकते हैं, ऐसी हालत हो जाएगी। यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो ये जब ये लोग सोच रहे थे कि ये जो ऊपर से बर्फ की चट्टान गिरेगी और अगर धरातल मतलब नीचे की जमीन पे दरार पड़ जाएगी जहां से हम लोग चढ़ रहे हैं, ये सोच के ही, ये ख्याल ही उनके लिए बहुत डरावना था। वो फीलिंग, वो इमेजिनेशन करना ही उनके लिए डरावना प्रतीत हो रहा था, उन्हें बहुत डर लग रहा था। ठीक है, इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण, हाँ, इसके बाद इससे भी ज्यादा डेंजरस उनको क्या लग रहा था? उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो संपूर्ण प्रवास के दौरान, मैंने कंप्लीट उनका जो स्टे है उस पहाड़ के ऊपर, पूरा जब तक उस पहाड़ के ऊपर उनका स्टे है, तो उस समय ये जो स्नोफॉल होता रहेगा वह लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। जितने दिन ये लोग उस पहाड़ पे रहेंगे उस समय जितना भी स्नोफॉल होता रहेगा, इनके साथ जितने लोग हैं, तो 1 डजन मतलब 12 जो लेबरर्स ये लोग लेके आए हैं उनके ऊपर वह स्नोफॉल होता रहेगा। और जो है 1 दर्जन आरोही और कुलियों को, कहने का मतलब है कि जो पर्वतारोही हैं, जो ट्रेकिंग करने आए हैं, क्लाइंबिंग करने आए हैं, वो और जो कुली हैं उनको मिला के 1 दर्जन लोग है, 12 लोग है, और उन सब पे ये स्नोफॉल का खतरा बना रहेगा। बर्फ की चट्टान उन पे गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिदिन इनके ऊपर स्नोफॉल होता रहेगा, इनको टच करता रहेगा और इनके लिए खतरे हमेशा मौजूद रहेंगे। खतरे कभी भी इनके लिए नया नया खतरा जन्म ले सकता है। तो ये सब इमेजिन करके बहुत ही डरावना लग रहा था। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को उस हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, इन लोग के साथ कौन थी? एक डॉक्टर मीनू मेहता थी, जो कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो होता है कि कैसे वहाँ पे इंजीनियरिंग करके आप कुछ कुछ चीजें बना सकती हैं, अपने मदद से कंस्ट्रक्शन कर सकती है, उन सब के बारे में इन लोग सबको इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कैसे बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियां लेके हम लोग जा रहे हैं, उससे आप जो है टेम्पररी पुल बना सकते हैं एक शिखर से दूसरे शिखर की तरफ जाने के लिए। हाँ, दो छोटे छोटे हिल्स को कवर करने के लिए आप एल्युमिनियम का टेम्पररी पुल बना सकते हैं। फिर जितने भी लठ होते हैं, मतलब बांस के बड़े बड़े लाठियां जो होती हैं, हाँ, डंडे होते हैं, बांस के बड़े बड़े डंडे और रस्सियों, रोप्स, उन सबको यूज करके, और बर्फ का जो वॉल है, पहाड़ का जो वॉल है, हाँ, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर
वो तो पूरा प्लेन नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना बर्फ पहाड़ का वॉल सब। वो उन वॉल्स पे जो है कैसे ये लाठियों और रस्सियों की मदद से वह बांध सकते हैं, रस्सियों को बांध सकते हैं और उसकी मदद से पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह का उन्होंने पूरा इनको पूरा बताया कि तुम लोग से पहले जो अग्रिम दल आया था उसने क्या कंस्ट्रक्शन कर करके तुम लोगों के लिए क्या काम कर दिया है ताकि तुमको सुविधा हो सके और तुम लोग क्या कर सकते हो, सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को उन्होंने डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब जो है जितने भी नए आए थे इनके टीम में, जो नए लोग जो कि पर्वतारोही आए थे, पहाड़ पे चढ़ने के लिए आए थे, उनमें से उन लोग बोले कि नहीं, हम लोग जितना सामान लेके आए हैं मैक्सिमम सामान को, अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। जहाँ स्नोफॉल हो रहा था हम लोग कि जितनी दूर ढो सकेंगे ढो के हाफ ऑफ द वे तक ये लोग अपना सामान को लेके गए। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी। अंगदारोजी, लोपसांग और गगन पिस्सा तथा साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। अब क्या है कि अब ये लोग सोचे कि चलो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से। तो हम लोग अपना सामान बैकपैक्स में लेके अपनी पीठ पे उसको लाद के और सामान लेके हम चढ़ाई करेंगे, क्लाइंबिंग करेंगे पहाड़ पर, ठीक है। तो ये उन लोगों ने डिसीजन लिया कि कैंप 1 तक जो है वो स्नोफॉल से होके हम कैंप 1 तक अपना सामान लेके जाएंगे। तो एक रीता गोम्बू नाम की एक महिला थी, वो और ये बछेंद्री पाल, ये दोनों एक साथ साथ चढ़ रहे थे ये दोनों। इनके पास एक वॉकी टॉकी था ताकि इनको जो लीडर थे जो कि बेस कैंप में थे उनको ये 1-1 मिनट पे खबर कर रही थी कि अभी हम यहाँ तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे। जब वो लोग पहुंच गए कैंप 1 तक और अपने कर्नल खुल्लर को उन्होंने बताया कि हम सुरक्षित भाव में पहुंच गए, तो कर्नल खुल्लर बहुत ही खुश हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कैंप 1 तक पहुंचने वाली ये 2 ही महिलाएं थी, बाकी लोग अभी पीछे ही थे, ठीक है। फिर बाद में और लोग भी आए, हाँ, और वो लोग कौन कौन थे? अंग दरोजी थे, लोपसांग और गगन बिस्सा, हाँ, बाकी लोगों का नाम है। ये लोग अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया, ठीक है। बाकी लोग भी इनके पीछे पीछे आए। फिर जो है फिर इन लोगों ने वहां से चढ़ाई ऊपर की तरफ शुरू की। तो करते करते जो है साउथ कोल वहां का एक जगह है, उस पहाड़ पे चढ़ने का एक जगह, तो वो साउथ कोल पे पहुंचे जो कि 7900 मीटर की ऊंचाई पे था। वहां पे ये बाकी 3 लोग पहुंच गए, अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा वहां तक पहुंच गए। और उस दिन तक क्या डेट हो गया था? 29 अप्रैल हो चुका था, 3 दिन बीत चुके थे। वो लोग वहां तक पहुंच गए और वहां पे उन्होंने कौन सा कैंप लगाया? कैंप 4 लगा दिया उन लोगों ने। तो ये लोग कहने का मतलब बछेंद्री पाल बोले कि हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे, वो लोग भी आगे बढ़ रहे थे, ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत ही सेटिस्फाइंग ये कर लिया। प्रोग्रेस हमारा बहुत सेटिस्फाइंग था, संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कूली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग जो भी कर रहे थे ये इन लोग का प्रैक्टिस चल रहा था। कैंप 1 पे पहुंचना, कैंप 4 पर पहुंचना, ये सब इनका प्रैक्टिस था। ठीक है, इस तरह मार्च का मंथ खत्म हो गया और अप्रैल का मंथ आ गया। ये लोग वहां तक पहुंच गए, ये लोग फिर वापस अपने बेस कैंप में आ गए थे। तो अप्रैल के मंथ में ये बेस कैंप में बछेंद्री पाल थी। उस समय जो है देखिए
वर्ल्ड के फर्स्ट जो इंसान थे जो कि पहाड़ पे चढ़ पाए थे वो कौन थे? तेंजिंग नॉर्वे थे। ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे थे और एक दूसरे भी आदमी थे, 2 लोग थे। ये लोग सबसे पहले 2 लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किए थे। तो ये जो तेंजिंग नॉर्वे थे वो अपनी सबसे छोटी बेटी किसके साथ आए थे? डेकी के साथ। वह बेस कैंप में आए थे अप्रैल के मंथ में इन लोग से मिलने, और उन्होंने वो चाहते थे कि नहीं, जैसा कि मैं बता रही थी कि 2 लोग जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे थे ना। तो इनमें से जो है तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी 2 लोग थे। तो वही जो तेंजिंग नॉर्वे थे वो बछेंद्री पाल से मिले अप्रैल के मंथ में, उनके बेस कैंप पे आए थे अपनी छोटी बेटी के साथ। और वो चाहते थे कि हर एक जो मेंबर है, जितने भी शेरपा कुली हैं कि जितने भी पर्वतारोही हैं, उन सबसे वह बातें कर सके, वो चाहते थे। ठीक है, तो वो उन सबसे बातें कर रहे थे। तब उन्होंने जब इनसे मुलाकात हुई बछेंद्री पाल से, तो बछेंद्री पाल बोली मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मतलब मैं बिल्कुल न्यू अभी सीखी हूँ पहाड़ चढ़ना, मुझे कुछ नहीं आता है। तो और ये एवरेस्ट उनका पहला एडवेंचर था, पहला अभियान था उनका जो वो कर रही थी एवरेस्ट पे चढ़ना। वो इससे पहले और किसी भी पहाड़ पे वो नहीं चढ़ी है। वो कह रही थी कि ये मेरा फर्स्ट पूरा प्रोफेशनल टीम वर्क, ये मेरा फर्स्ट है। तो तेंजिंग हंसने लगे और बोले कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था। ठीक है, प्रोफेशनल एडवेंचर तेंजिंग के लिए भी एवरेस्ट ही था पहला। ठीक है, लेकिन वो क्लियर किए कि पूरा कंप्लीट चढ़ाई पूरा करने के लिए, पूरे पर्वत की चोटी पे पहुंचने के लिए, उसके पहले वो 7 टाइम्स एवरेस्ट के पास गए थे। एवरेस्ट की कुछ दूरी को उन्होंने कवर किया था ताकि एवरेस्ट को वो जान सके, तब जाके 7th टाइम में वो पूरे एवरेस्ट को चढ़ पाए थे। तो उन्होंने बछेंद्री पाल के शोल्डर्स पे अपना हाथ रखा और कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, मतलब तुम एक पूरी माउंटेनियर गर्ल लगती हो, क्योंकि माउंटेन्स में रहने का इसका हैबिट है। और तुमको तो अपने फर्स्ट ही ट्रायल में पूरे शिखर पर, मतलब माउंटेन पीक पर पहुंच जाना चाहिए। फिर आ गया, यह अप्रैल का मंथ बीत गया, 15-16 मई आ गया। ठीक है, देखिए इतना समय लग रहा है क्योंकि कई बार क्लाइमेट बिल्कुल फेवरेबल नहीं होता है, उसमें वो लोग क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, उनको रुकना पड़ता है। इसलिए मार्च से होते होते ये लोग कब पहुंच गए? मई तक पहुंच गए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग तत्सरिंग मेरे तंबू में थे, ND शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई थी। रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपरे लहोत्से ग्लेशियर से टूट कर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, ये बोल रही है कि वो डेट क्या था? 15-16 मई था, 1984 की बात है। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा आप लोग सब जानते हैं ना, सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और ये लोग जो है लहोत्से पीक पे उस समय थे, लहोत्से माउंटेन पे ये लोग थे। तो सीधी बर्फीली सीधी ढलान, उसकी क्या है कि वो बर्फ से ढका हुआ था और उसका जो स्लोप था वो पूरा स्ट्रेट था, सीधा था। तो वो उसी स्लोप पे, जो स्ट्रेट स्लोप था उस पे वो वहां पे जो है नायलन के बने तंबू, मतलब नायलन वाले कपड़े से टेंट बनाया गया था, कलरफुल नायलन वाले कपड़े से टेंट बनाया गया था। उसी टेंट में वो थी। और यह कौन सा कैंप था? उनका कैंप नंबर 3 था। वहां पे वह पहुंच गई थी। ये लहोत्से की बात बोल रहे हैं। कैंप में 10 लोग और थे इनके साथ, और बाकी जो लोग थे जैसे लोबसांग तत्सरिंग, ये 2 लोग इनके टेंट में थे। लोबसांग तत्सरिंग और बछेंद्री पाल एक टेंट में थी
तंबू मतलब टेंट होता है, और दूसरे टेंट में कौन थे? एंडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा। एक तो एंडी शेरपा थे और उनके साथ 8 और शेरपा लोग थे जो कि बहुत ही स्ट्रांग बॉडी के थे, उनके फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग थे, जिनको एक हैबिट था कि हाँ हम लोग पहाड़ों में रह सकते हैं, रहने का उनका हैबिट था, तो ऊंचाइयों में जो रह सकते थे हाई ऑल्टीट्यूड में। ऐसे बाकी शेरपा लोग सब 8 लोग जो है वो दूसरे टेंट में थे। ठीक है, ये पूरे गहरे नींद में लोग सो गए थे। तभी रात में 12:30 12:30 क्या हुआ, इनको लगा कि इनके सिर के पिछले हिस्से में, मतलब इनके हेड के पीछे वाले पार्ट पे इनको लगा कि एक बहुत ही हार्ड सा कुछ पत्थर जैसा चीज टकराया है, एक बहुत ही हार्ड सा सख्त चीज टकराया है, जिससे कि क्या हुआ, इनकी नींद तुरंत ही खुल गई और एक बहुत ही जोरदार सा धमाका हुआ। जैसे ऊपर से कोई चीज भारी चीज गिरती है तो कितने जोर से आवाज होती है ना, ऐसे ही धमाका हुआ। बहुत बड़ा बम अगर फटेगा तो कितनी जोर से धमाका होता है, वैसे ही। फिर इनको क्या फील हुआ कि एक ठंडी और बहुत ही भारी सी कोई चीज, बहुत मतलब मान लीजिए बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान जो है इनके बॉडी के ऊपर से पार होके जा रही है, उनके बॉडी को पूरा कुचल दे रही है और उनके ऊपर से पार होके इनको कुचलते हुए आगे चल रही है। हाँ? इनको सांस लेने में फिर उस वक्त दिक्कत होने लगी जब एक बहुत ही भारी से बर्फ का चट्टान इनके ऊपर गिरा था। तो ये क्या हुआ था, एक लंबा बर्फ का पिंड, मतलब एक बहुत ही लंबा सा बर्फ का टुकड़ा था। पिंड मतलब बर्फ का एक पार्ट, हाँ, बर्फ के चट्टान का एक पार्ट। हाँ, तो इनको क्या फील हुआ कि जैसे बहुत ही हुआ क्या था, एक लंबा बर्फ का टुकड़ा था, बर्फ का पिंड जो कि लेंथ वाइज बहुत लंबा था, वह ठीक इनके ऊपर, जो ये लोग जिस पहाड़ में थे, लाहौसे पहाड़ में थे, लाहौसे पहाड़ में एक ग्लेशियर था, लाहौसे ग्लेशियर जिसका नाम था, उसी ग्लेशियर से एक बड़ा बर्फ का चट्टान टूटकर नीचे आ गिरा था और नीचे आकर विशाल हिमपुंज बन गया था। मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसपास गिरे होंगे, हाँ, और वो जो बर्फ के टुकड़े हैं और वहां जो जमी हुई बर्फ की लेयर है और ये जो लंबा सा पिंड ऊपर से गिरा है, सब मिला जुला के सब एक दूसरे से चिपक चिपक के बर्फ का एक बड़ा पुंज, हाँ, एक बड़ा टुकड़ा बन गया था। और ये इतना विशाल था, मतलब एक बड़े से चट्टान से इतना विशाल था, और यह इतनी स्पीड से गिरते गिरते आया था। एक्चुअली क्या है, ग्लेशियर से जब वो गिर रहा है वो रोल कर रहा है, और रोल करते समय उसमें छोटे छोटे बर्फ के पीसेस भी अटैच होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो है बर्फ के पीसेस अटैच होते जा रहे हैं, जो बर्फ का लेयर है उसमें से भी बर्फ निकल निकल के अटैच होते जा रहा है, अटैच होते होते वो बड़ा सा चट्टान बन गया है। और वह एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति जो होता है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी होती है, एक्सप्रेस ट्रेन, वो बहुत ही स्पीड से आती है, बिल्कुल उसी स्पीड से वह आ रहा था। और आते हुए भीषण गर्जना के साथ, जब वो गिर रहा था बहुत जोर से शोर हो रहा था, बहुत जोर से आवाज हो रही थी, वह पूरा ढलान से स्लोप वाले जगह पे वह गिरते गिरते आके पूरा इनके कैंप के ऊपर से चढ़ के पार हो जा रहा था। ठीक है, इनके कैंप को पूरा वह तहस नहस कर दिया, इनका पूरा जो है टेंट वगैरह टूट गया, सब कुछ टूट गया, लोग जो सो रहे थे उनके ऊपर से चढ़ के वह पार हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली हर लोगों को चोट लगी, जितने भी व्यक्ति वहां थे हर किसी को चोट लग गई थी, लेकिन यह आश्चर्य था कि किसी के भी डेथ नहीं हुआ, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते उन्होंने मेरी चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे ले आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। अब यह जो इतना बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा बछेंद्री पाल के ऊपर से पार हो रहा था, उसने उसको बछेंद्री पाल को पूरा बर्फ के नीचे ही घुसा दिया। जो जमी हुई बर्फ थी उसी के नीचे वह दब से गई। और जो है तब क्या हुआ था कि लोब्सांग जो एक आदमी था उसके पास एक छुरी होती है, स्पेशल तरह की जो बहुत धार वाली होती है, उसको स्विस छुरी बोलते हैं। उसकी मदद से उन्होंने क्या किया,
तंबू का रास्ता साफ, तंबू तो पूरा, टेंट तो पूरा टूट के बर्फ में चिपक गया था, उसको काट काट के, उस टेंट को काट काट के इन्होंने जल्दी बर्फ को हटा के पूरा रास्ता क्लीन किया। और फिर जो है ये लोग बहुत स्पीडली बचेंद्री पाल को बचाने की कोशिश में लग गए। क्या होता अगर वह थोड़ी सी भी देर हो जाती, वह चूंकि बर्फ के नीचे दब चुकी थी, थोड़ी सी देर में ही बर्फ में इतनी ठंड होती है, ठंडक होती है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, पैर हाथ की उंगलियां गलने लगती हैं और इंसान का हार्ट भी बंद हो सकता है। थोड़ी सी भी देर अगर होती तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए लोग बहुत ही स्पीडली उनको बचाने की कोशिश करने लगे। उनके आसपास जो है हार्ड बर्फ जमा हुआ था, वो उस बर्फ के नीचे दबी थी। आसपास के हार्ड बर्फ को जो है कड़े हुए जमे हुए बर्फ की खुदाई वो लोग जल्दी जल्दी पास करने लगे, गड्ढा जैसा बनाने लगे। और गड्ढा जैसा बनाते बनाते बचेंद्री पाल को फास्टली वहां से खींच के बाहर निकाला है, तब उनकी जान बच गई। सुबह जो है, जब तक सुबह हुई 12:30 बजे रात में हुई यह बात। और सुबह जो है जितने भी और जो सेफ्टी के लिए जो टीम्स थी वो भी तुरंत आ गई थी सुबह। और फिर जो है ये लोग ने फिर से क्लाइंबिंग शुरू कर दी। और जो है 16 मई को ये लोग एकदम 8 o'clock तक ये लोग कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अब ये जो कांड हुआ इसमें क्या होता है कि एक शेरपा की क्या हुई थी, टांग टूट गई थी, टांग की हड्डी टूट गई थी। तो उसने खुद ही एक स्ट्रेचर बना के पहले से रखा हुआ था, और शेरपा उसी स्ट्रेचर पर उसको लेटा के नीचे के कैंप में, बेस कैंप की तरफ ले गए थे। ठीक है, तो इनके जो लीडर थे कर्नल खुल्लर, वो क्या किए, वो क्या कहे कि अभी हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं और इतनी ऊंचाई पर भी इतने अच्छे से सुरक्षा कार्य किया जा रहा है, मतलब कि लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है, उनकी रक्षा की जा रही है। यह एक बहुत ही करेज का काम था कि इतनी रक्षा की जा रही है, लोगों की उनकी जान को बचाया जा रहा है। यह एक बहुत ही करेजियस वर्क था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब जितने भी इन लोगों के साथ ना 9 मेल पर्सन्स थे, मेल मेंबर्स थे, और उन सबको बहुत चोट लगी थी या फिर उनकी हड्डियां टूट गई थी, तो अब वो तो और ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन सबको जो है बेस कैंप में भेजना पड़ा। उन सबको स्ट्रेचर पे लेटा लेटा के बेस कैंप में भेज दिया गया। और कर्नल खुल्लर फिर बचेंद्री पाल से बोल रहे, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम डरी हुई थी? वह बोली, हाँ। तो क्या तुम इतनी डर गई हो कि वापस जाना चाहती हो? वह बोली, जी नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के। मतलब सोचिए उनके माइंड का डिटर्मिनेशन क्या था। वो इतने मृत्यु के नजदीक होके भी वो आप बोल रही हैं, जी नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं साउथ पोल पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि बचेंद्री पाल जो है, देखिए इसके पहले जो साउथ पोल के बारे में बताया गया है, जहाँ की बेस कैंप 4 था, वो सब इन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उनका प्रैक्टिस था। अभी जो है लोग रियलिटी में उसमें जा रहे हैं। तो जब वो उसमें भी रियलिटी में गए थे, पर अभी पूरा फाइनल ऊपर तक जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो है नेक्स्ट डे ये लोग कहाँ पहुंची? साउथ पोल ये पहुंच गई। ठीक है, और जानती थी कि साउथ पोल पहुंचने के बाद अब ऊंचाई बहुत बढ़ जाएगी और अगले दिन से बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंबिंग शुरू होगा। तो ये वहां पहुंचते इन्होंने सब तैयारी शुरू कर दी। और इनके बाकी फ्रेंड्स जो थे वो पीछे से आ रहे थे, वो धीरे धीरे आ रहे थे, इसलिए इनको चिंता हो रही थी कि वो इतने धीरे धीरे आ रहे हैं और नेक्स्ट डे हमको उन लोग के साथ ही क्लाइंबिंग करना है। अगर वो लोग आज तक नहीं पहुंचे तो कल हम उन लोग के साथ क्लाइंबिंग कैसे करेंगे? ये साउथ पोल पहुंच के इन्होंने क्या किया, वहाँ पे कैंप में जो था कैंप 4 में, वहाँ पे कुकिंग गैस की व्यवस्था थी, खाने का सामान था, ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो सब इन्होंने इकट्ठा कर लिया, रख लिया अपने पास। और 1:30 में, 1:30 बजे, दोपहर के 1:30, 1:30 बजे कौन आया? बिस्सा आया। बिस्सा आके उसने देखा क्या कि मैं चाय के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। बिस्सा जो इनका मेंबर था वो आया, ये देखा कि जो है ये चाय बनाने के लिए बचेंद्री पाल क्या करिए, पानी गर्म कर रही है। और बाकी लोग जो थे उनका नाम क्या था?
की, जय और मीनू वो लोग अभी बहुत पीछे थे, ठीक है, जिनके साथ उनको दूसरे दिन चढ़ाई करनी थी। आखिर वो लोग पीछे क्यों थे? अभी तक इतना स्लोली वो लोग क्लाइंबिंग क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही भारी बोझ लेकर आ रहे थे, बहुत सारा सामान लेकर आ रहे थे और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो धीरे धीरे चल रहे थे, ठीक है। तब तक दोपहर हो गई थी, दोपहर के 1:30 बज चुके थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। मैं शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है ये जब दोपहर 1:30 बज चुके, बिस्सा आ चुका था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो है इनके फ्रेंड्स नहीं आए हैं, तो ये सोची कि मैं जाती हूँ, उनको थोड़ा हेल्प कर दूंगी उनका सामान लाने में। उन्होंने थर्मस में क्या किया, एक थर्मस में जूस भर दिया और एक में गर्म चाय उन्होंने रख लिया। और फिर वो डिसाइड कर ली कि मैं निकल के बाहर नीचे की तरफ जाऊंगी। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, पूरे कोल्ड विंड्स पूरा चल रही थी, आइसी कोल्ड विंड्स चल रही थी। जैसे ही वो कैंप के एरिया से बाहर निकली, तब तक मैं मीनू वहां पे पहुंच गई थी। मीनू को ये मिली, ठीक है। अभी की और जय और भी पीछे थे, वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। फिर वो और देर नीचे जाती गई तो इनको जय मिला। कहाँ पे? मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। वहां पे एक और पहाड़ कौन सा था? जेनेवा स्पर। एकदम उस पहाड़ के ठीक नीचे उनको जय मिल गया, ठीक है। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी। मतलब कि क्या है कि चूंकि ये चाय लेके गई थी, तो उसको फील हुआ, अरे वाह ये मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, थैंक यू बोल के उसने चाय पी लिया, ठीक है। और उसने बोला तुम और आगे मत जाओ, ये बहुत डेंजरस है, मौसम ठीक नहीं, तुम नीचे जा रही हो फिर ऊपर आओगी। पर यह बोली कि नहीं, मुझे की से मिलना है, मैं जाऊंगी। और थोड़ा नीचे तक उतरी तो इन्होंने किसको देखा? की को देखा। कि इनको देखकर क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया कि अरे तुम कैसी हो, तुम इतना ऊपर तक जाने के लिए जाके फिर नीचे चली आई सिर्फ मुझे मदद करने के लिए, और फिर अभी इतने ऊपर चढ़ोगे। हाँ, इसलिए वह हक्का बक्का रह गया, मतलब पूरा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया नीचे आके फिर ऊपर जाने का? तो इन्होंने पूरा डिटरमाइंड होकर दृढ़ता पूर्वक पूरा स्ट्रांगली कहा कि मैं भी तुम लोग सबकी तरह एक माउंटेनियर हूँ, हाँ, पर्वतारोही हूँ, और मैं एक टीम में आई हूँ। फिजिकली मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, तो मुझे अपने टीम के अन्य मेंबर्स की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसने लगा। और इन्होंने ये जो पेय पदार्थ लेके थी, जूस और चाय, वो सब पी के उसने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन अपना किट जो वो सामान लेके आया था वो इनको नहीं ढोने दिया। बोला नहीं, मैं ही ढो के लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब ये लोग फिर वापस ऊपर चढ़ने लगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, साउथ कोल कैंप से और 3 लोग नीचे आ रहे थे। कौन? लहाटू और बिस्सा। 2 लोग, लहाटू और बिस्सा, इनसे मिलने के लिए नीचे आ रहे थे। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दरोजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था, ठीक है। तो जब की और ये वापस ऊपर की ओर आने लगे, तब इनको कौन मिला? लाटू और बिस्सा मिला, जो इन लोग से मिलने नीचे आ रहा था। फिर ये सब लोग साउथ कोल पहुंच गए। साउथ कोल में बहुत ज्यादा आराम की जगह नहीं थी। जितनी भी आराम की जगह थी, जितनी भी सुरक्षा थी, जितने भी इनको सिक्योरिटी मिला था, उसी पे ये लोग सब वहां पे रह गए। और साउथ कोल का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत ही हार्ड प्लेस जो है, हार्ड प्लेस मतलब क्या था, जो लोगों के रहने के लिए बहुत ही हार्डशिप्स यहाँ पे है,
ठीक है, बहुत मुश्किल से लोग वहां पे रह पाएंगे। तो उस जगह पर, पृथ्वी पे बहुत अधिक कठोर जगह जो है, नाम के प्रसिद्ध है, साउथ पोल को पृथ्वी की सबसे कठोर जगह को कहते हैं, मतलब जहाँ पे क्लाइमेट्स इतना अनफेवरेबल है कि रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये सुबह 4 o'clock उठ गई हैं। इन्होंने फिर बर्फ को पिघलाकर उससे पानी बनाया, उसे गर्म करके इन्होंने चाय बनाई। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा बिस्कुट्स खाए और क्या आधा चॉकलेट इन्होंने खाए। इस तरह इन्होंने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर ठीक 5:30 में ये अपने टेंट से बाहर निकल आए। बाहर कौन खड़ा था? अंग दरोजी बाहर खड़ा था और कोई नहीं था। अंग दरोजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब इनका जो ये मेंबर था, एक अंग दरोजी जो था, वो बिना ऑक्सीजन लिए ही वो चढ़ाई करने वाला था, बिना ऑक्सीजन लिए ही वो क्लाइंबिंग करने वाला था। पर उसका एक प्रॉब्लम क्या था कि वो जब क्लाइंबिंग करता था उसके पैर सब जो थे, फुट और लेग्स उसके पूरे ठंडे हो जाते थे। ठीक है, फुट और लेग्स ठंडे हो जाते थे, इसीलिए वो चाहता था कि जो है वो बहुत ही ऊंचाई पे, जब माउंटेन पीक पे पहुंच जाएगा तो वहाँ बहुत समय तक वह नहीं रहेगा। और रात में बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो एकदम, जब रात हो जाए उस समय वो माउंटेन पीक पे जाए, क्योंकि रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। शिखर कैंप पर नहीं जाना रहता था, इसीलिए वो चाहता था कि उसी दिन वह माउंटेन पीक पे पहुंच जाए और उसी दिन वापस वह साउथ पोल पे वापस आ जाए। वो ऐसा करे या फिर उसको अपना ट्रायल छोड़ना पड़ेगा, वो चढ़ेगा ही नहीं ऊपर। ठीक है, इसीलिए वो चाहता था सुबह 5:30 बजे से चढ़ाई शुरू कर दे। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंग दरोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंग दरोजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था।